नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 28 नवंबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह देहरादून आने वाले हैं। अमित शाह के आगमन के लिए तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्य सचिव ने उच्च अधिकारियों के साथ उनके आगमन को लेकर के बैठक करी है, निर्देश दिए हैं। सीएस ने तैयारी को पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आईएएस प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करेंगे अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आयोजन होगा, पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को उच्च अधिकारियों की बैठक की। बैठक में डीजीपी दीपम सेठ समेत गढ़वाल आयुक्त डीएम देहरादून मौजूद थे। सीएस ने अमित शाह के दौरे को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी मसूरी के प्रस्तावित भ्रमण पर जाएंगे। तो 28 नवंबर को देहरादून आ रहे हैं अमित शाह। 2 दिनों के दौरे पर देहरादून आएंगे अमित शाह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, अमित शाह खुद देहरादून पहुंच रहे हैं, 2 दिनों का प्रवास है और इस प्रवास के दौरान बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, 28 और 29 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पे हैं। सबसे पहले तो वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाएंगे, जहां पे वो वहां का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ वहां पे जो युवा प्रतिभागी हैं, जो आईएएस बनने के बाद वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देंगे। साथ ही साथ वहां पे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इसको लेकर के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, साथ ही साथ वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं, विनय शंकर पांडे, पंकज पांडे, आर राजेश कुमार समेत तमाम जो वरिष्ठ आला अधिकारी थे, जो डीजीपी नियुक्ति में है दीपम सेठ, वो भी वहां उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक का जो हिस्सा था, वो बैठक में ये लिया गया कि अमित शाह का जो केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम है, वो चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात रहना चाहिए। उनका डे टू डे का जो कार्यक्रम है, उस पे जो है सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद होने की, इसको लेकर के मुख्य सचिव ने बैठक भी ली। और साथ ही साथ अमित शाह लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी आएंगे। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के जो बिल्कुल, लेकिन देखिए अनुज, राधा रतूड़ी ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता करी है और बैठक की अध्यक्षता करते हुए जो तमाम निर्देश है वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद ये उनके लिए पहला टास्क होगा, तैयारियां पुख्ता करना। बिल्कुल, नए डीजीपी उन्होंने कल कार्यभार संभाला। उसके बाद ये टास्क नया होगा, जो कि गृह मंत्री पहली बार डीजीपी बनने के बाद ही गृह मंत्री आ रहे हैं। तो ये पहला टास्क होगा कि वो उत्तराखंड में उनका जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक और सही ढंग से चले। इसी को लेकर के पूरी बैठक बुलाई गई है। सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे आईएएस अधिकारी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो उसमें मौजूद थे। गृह सचिव भी मौजूद थे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री का लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का कार्यक्रम हो, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनको उत्साह भरने का, चूंकि नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ले सकते हैं कि यहाँ की जो रणनीति है उसको कैसे काम किया जाए। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव, चूंकि केदारनाथ चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, इसका रण कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई गई।
जी। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी जरूरत होगी। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान को पूरे 75 साल हो गए हैं। चमोली में भी मनाया गया है संविधान दिवस। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम संदीप तिवारी ने सत्य और निष्ठा की शपथ दिलवाई है। अधिकारियों कर्मचारियों ने सत्य और निष्ठा की प्रतिज्ञा की, शपथ ली। देश सेवा की राह पर एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, ये कहते नजर आए संदीप तिवारी। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। चमोली जिले में संविधान दिवस के मौके पर सभी सरकारी संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ ली है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी परिसर में मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखों में बदलाव की संभावना है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। फरवरी से मार्च के बीच हो सकते हैं राष्ट्रीय खेल। सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री जल्द ही कर सकते हैं बैठक के बाद नई तारीखों का ऐलान। पहले 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन होना था। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अब देरी होने की संभावना है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहले 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होना था, लेकिन अब इनकी नई तारीख 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच हो सकती है। इस आयोजन में बदलाव होने का कारण एथलेटिक्स ट्रैक की खुदाई और अन्य तैयारियों में हो रही देरी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जल्दी नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं राष्ट्रीय खेल के लिए? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या दोनों लोग बैठ करके, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना है, तो इसकी जो तारीखें थी वो पहले जनवरी थी, लेकिन जनवरी के बाद अब चूंकि तारीखों में बदलाव हो सकता है। अब फरवरी और मार्च तो, क्योंकि जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है और उत्तराखंड में ही सभी खेलों का आयोजन होना है, सारे राष्ट्रीय खेलों का, तो इसको लेकर के थोड़ी सी एडवाइजरी जरूर जारी हो सकती है कि अभी 2 से 3 दिन, आगामी 2 से 3 दिन में बैठक हो सकती है। खेल मंत्री रेखा आर्या और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों लोग बैठक कर सकते हैं और बैठक के बाद ये नतीजा निकलेगा कि जो राष्ट्रीय खेल है वो फरवरी और मार्च के बीच में कराया जाए, क्योंकि उस समय का जो सीजन है, उस समय के सीजन में ये खेल आराम से हो भी सकते हैं और साथ ही साथ ओली के जो विंटर्स गेम है वो भी फरवरी में कराए जाने की संभावना है। तो इन दोनों चीजों के लिए जल्दी बैठक हो सकती है। अनुज, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स जो हैं वो दिल्ली में कंडक्ट हो चुकी हैं और बाकी की जो मीटिंग्स हैं वो देहरादून में कंडक्ट होंगी और उसके बाद मुख्यमंत्री और खेल मंत्री मिल करके या फिर सेपरेटली इन दोनों में से कोई एक ही ऐलान कर सकता है। बिल्कुल, दिल्ली में भी बैठक हो चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री अभी गए हुए थे। पीटी उषा से भी उन्होंने मुलाकात करी, का जो टेनिस खिलाड़ी थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी, बैडमिंटन खिलाड़ी थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी। तो लगभग बैठकें सारी हो चुकी है। दिल्ली की भी बैठकें हो चुकी है, देहरादून में भी कुछ बैठकें अभी प्रस्तावित है, लेकिन खेल मंत्री रेखा आर्या और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों लोग बैठ करके सलाह करके एक कमेटी बना करके कि अब इस जो खेल है, अंतर 38वें राष्ट्रीय खेल, इनको इस तारीख से इस तारीख के बीच में रखा जाए, क्योंकि सभी खिलाड़ियों का समय भी चाहिए, तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये तारीख तय की जाएगी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 14 और नीतियां तैयार हुई हैं। अगले 5 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य है। नई नीतियों पर उत्तराखंड कैबिनेट मोहर भी लगाएगी। नए प्रस्तावों में कृषि, पर्यटन, वित्त विभाग पर ध्यान देना, राज्य की
जीडीपी को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो 2030 तक जीडीपी को 2 गुने से ज्यादा करने का लक्ष्य होगा। एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ हो जाएगा। 5 साल से बंद है कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की एक बार फिर से उम्मीद है। G20 में भारत चीन के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है। ये अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा पर चीन ने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन ये शर्तें जो हैं कुछ सख्त हैं। 2020 से बंद है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वान यी से मुलाकात की। इस बातचीत में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। पिछले 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से ये शुरू हो सकती है। G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत के बाद भारत चीन के बीच यात्रा शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि यात्रा पर चीन की कुछ जो शर्तें हैं वो सख्त हैं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव की वजह से स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर यात्रा शुरू होती है तो ये भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए राहत की बात होगी। ये बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालु 3 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें पहला रास्ता लिपुलेख दर्रा मार्ग है, जिसमें श्रद्धालु उत्तराखंड से होकर तिब्बत में प्रवेश करते हैं। दूसरा नाथुला दर्रा मार्ग है, जिसमें श्रद्धालु सिक्किम होते हुए तिब्बत तक जाते हैं। और तीसरा मार्ग सिगात्से मार्ग है। इस रास्ते का प्रयोग करके यात्री तिब्बत से मानसरोवर तक जाते हैं, उत्तराखंड से तिब्बत तक का सफर तय करते हैं। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून में सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कंपनियों को सख्त शब्दों में कहा, कूड़ा उठान व्यवस्था को केवल बिजनेस न समझें। ये लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। अगर कोई कंपनी काम नहीं कर पा रही है तो उस पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कंपनियां अनुबंध शर्तों के हिसाब से अपने संसाधन बढ़ाएं या उपलब्ध संसाधनों से डबल ड्यूटी करें। जिलाधिकारी ने कूड़ा उठान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर की कूड़ा उठान व्यवस्था लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 दिन में अपने प्रदर्शन में या तो सुधार करें कंपनी, नहीं तो 53 वार्डों के लिए सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मसूरी में क्रिसमस के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। सैलानियों की खातिरदारी के लिए खास इंतजामात हो रहे हैं। पर्यटकों के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं होटल कारोबारी। मेनर होटल में तैयार किया जा रहा है स्पेशल केक। पर्यटन नगरी मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियां शुरू हो गई, जिसको लेकर सभी होटल पर्यटकों को लुभाने में लगे हैं। वहीं मसूरी के जेपी रेजिडेंसी मेनर होटल में आयोजित केक मिक्सिंग समारोह को क्रिसमस की तैयारी के रूप में देखा जाता है। समारोह का मुख्य आकर्षण प्लम केक रहा, जिसमें लगभग 50 किलो से ज्यादा तादाद में हाईलाइट एंड मेल्ट सूखे फलों की एक सारणी को शामिल किया गया, जिसमें किशमिश, क्रैनबेरी, काजू और खुमानी समेत क्रिसमस केक के लिए आवश्यक सुगंधित मसालों का चयन किया गया। केक समारोह में मौजूद सभी मेहमान, मैनेजमेंट और शेफ ने केक के लिए जमा किए गए मिश्रण में अलग अलग तरह के अल्कोहल मिलाए और छोड़ दिया गया, जिसे क्रिसमस के समय पर्यटकों को परोसा जाएगा। एक ट्रेडिशनल सेरेमनी है जो कि हर साल हर होटल मनाता है। इसका बड़ा ख़ास एक महत्व होता है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशल स्पाइसेस होते हैं,
कुछ जूसेस होते हैं, कुछ रम होती है, कुछ हाउस वाइन्स होती हैं, लोकल वाइन्स होती हैं जो उसके साथ मिक्स करी जाती हैं और उसको लगभग 1-1.5 महीने के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लें और क्रिसमस से पहले 24 या 23 तारीख को इसको बेक किया जाता है। तो हमारे को जो 1 महीना मिलता है वो पूरा फ्लेवर जो जूसेस का है, वाइन का है, स्पाइसेस का है, वो इन फ्रूट्स में चला जाता है और उससे फिर जब केक बेक होता है तो बहुत अच्छा उसका एक टेस्ट आता है और अरोमा आता है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। 200 साल से ये मसूरी में ट्रेडिशन रहा है केक मिक्सिंग का प्री क्रिसमस। क्रिसमस से पहले बेसिकली जो ग्रेन होता है, हाँ, हार्वेस्टिंग होती है उसकी, और हार्वेस्टिंग करके केक मिक्सिंग शुरू की जाती है। केक के इंग्रेडिएंट्स में को अल्कोहल में सोक किया जाता है और उसके बाद वो केक ख़राब नहीं होता। हाँ, हमेशा क्रिसमस से 2-3 दिन पहले उसे बेक करते हैं और केक हमेशा जाना जाता है जो ख़राब ना हो जल्दी। हाँ, अगर पानी के साथ बनाएंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, दूध के साथ बनाएंगे बहुत जल्दी ख़राब होगा, अल्कोहल के साथ बनाएंगे तो खूब दिन चलता है। इनवाइटेड केक सेरेमनी में आए हैं और ये बहुत ही पुराने ज़माने से चलता हुआ ये एक रिवाज है जिसमें ड्राई फ्रूट्स और डिफरेंट तरह के चीज़ों को मिक्स करके 30 दिन तक उसको होल्ड करा जाता है और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ड्राई केक बनाया जाता है। तो ये क्रिसमस की एक परंपरा है और इस परंपरा में हम सब लोग मिलते हैं और 1 महीने की जैसे छुट्टी का दिवस हो जाता है और उसके बाद क्रिसमस आएगी, फिर न्यू ईयर आएगा एंड देन वी विल एंटर द न्यू ईयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के आने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एंड हैव अ वंडरफुल सीजन अहेड। तो वहीं सड़क हादसों पर लगाम के लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है। हरिद्वार में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। एल्कोमीटर से जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्त है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हरिद्वार में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चेक कर रही है। एल्कोमीटर के जरिए व्यापार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कपड़े की दुकान से लाखों का माल इन चोरों ने पार कर दिया। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लक्सर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सुल्तानपुर से है, जहां पर चोरों ने कपड़ा व्यापारी की दुकान से लाखों के माल और नकदी पर हाथ साफ किया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और चोरों की लगातार तलाश भी की जा रही है। ऐसा है, पुलिस तो वैसे अपना काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो है। देखो, हम पुलिस की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं करता तो उसे कहीं ना कुछ कहा जाएगा। चोरियां लगातार सुल्तानपुर में बढ़ रही हैं, चोरी कोई खुलती नहीं है। हमें तो आज तक दिख नहीं रहा कोई चोरी खुली है या कोई पकड़ा गया या उस पर कोई सीरियस काम हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति कैसे कैसे करके अपनी दुकान को बनाता है, चलाता है, लोन लेता है, दुनिया भर की व्यवस्था बनाता है और उसके बाद इस तरह से कोई चोरी कर ले 2-4 साल के बाद कमाई के बाद, वो तो ऑलरेडी 5 साल पीछे चला गया। क्या करेगा वो? एक आस पुलिस की है कि प्रशासन शासन की एक आस है कि भाई ये चोर पकड़े जा, सामान की रिकवरी हो। लेकिन सामान की रिकवरी भी अगर 24-48 घंटे में कर ली जाए तो ठीक है, उसके बाद चोर पकड़ के भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दुकानदार का तो जो नुकसान होना था वो हो लिया। मैं सुबह 9 बजे आया दुकान पे अपनी, जब मुझे पता चला यहाँ सामान बिखरा पड़ा था, कुछ थोड़ा बहुत था, मैंने सोचा वैसे ही पड़ा। अब ये देखा सारी दुकान खाली पड़ी है सारी। इसमें 7-8 लाख रुपए का तो कपड़ा था इसमें और 1,73,000 रुपये कैश थे। बस ये पीछे से फाड़ रखा है यहाँ से इसमें। जी पुलिस आई, कह रही कि अब तक तफ्तीश करेंगे, मतलब बताएंगे जी। हरिद्वार के मंगलौर में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने डेयरी में इस्तेमाल होने वाला ज्वलनशील एसिड महिलाओं के ऊपर फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 महिला बुरी तरीके से झुलस गई हैं। आनन फानन में पीड़ित महिलाओं के परिजन उन्हें सीएचसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक
एसिड की छींटें पड़ने से एक महिला के पैर में झुलसन हो गई है। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सीओ विवेक कुमार ने बताया, पूरी घटना की जानकारी पुलिस ने ले ली है। दूध की डेयरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को फेंका गया है, जिससे कुछ महिलाओं को छींटें लगी हैं। घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।